प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समीकरण युग्मों को हल करेंगे। इससे पहले भी दो विधियां हम समीकरण युग्मों को हल करने के लिए पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से हम समीकरणों को हल कर चुके हैं। हमारे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किन किन समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यह हमें जांच करना है और जिस समीकरण के एक अद्वितीय हल है उसे हमें वज्र गुणन विधि से निकालना है। तो बच्चों, इसके लिए हमारे क्या स्टेप होंगे? हमने सबसे पहले दिए गए दोनों समीकरणों को लिखना है। उसके बाद हम समीकरण के x, y ये जो चर राशियां हैं और अचर, इनके गुणांक लिखेंगे। तो जैसा हम एक्सरसाइज 3.2 में स्टडी कर चुके हैं, पहले समीकरण में x के गुणांक को a1 कहते हैं जो कि 1 है, y के गुणांक को b1 कहेंगे जो कि -3 है, बाकी बच गया उसको c1 कहेंगे, वो -3 है। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और बाकी को c2 ये कहते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या एक अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? तो इसके लिए हम गुणांकों की तुलना करते हैं। हम निकालेंगे a1 बाई a2 जो कि 1/3 हो गया, b1 बाई b2 -3 बाई -9, हमने इनको काट दिया, 1/3 आ गया। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 हमारे दोनों बराबर हैं, तो हम c1 बाई c2 को भी चेक करेंगे। तो c1 बाई c2 हमारा आ गया -3 बाई -2, ये कट कर 3/2 रह गया। हमारे पास ये स्थिति आई a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो हम कहते थे समीकरणों का कोई हल नहीं है। इस प्रकार से हम इस पार्ट को हल करेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले हमने दिए हुए समीकरण लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? अब इनके गुणांक लिखेंगे। a1 हमारा 2 है, b1 1, c1 5, a2 3, b2 2, c2 8। अब गुणांकों की हम अनुपातों की तुलना करते हैं। तो a1 बाई a2 2/3, b1 बाई b2 1/2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। अब हम इसे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्रॉस के निशान लगाएंगे इस तरह से, ये लगा दिया, दूसरा निशान लगा दिया, इनके बीच में थोड़ा अंतर जरूर रखेंगे। अब बच्चों हम लिखेंगे एक्स वाई, हमारा जो c1 c2 था वो हमें दाईं तरफ दिए हुए हैं, तो हम यहां पर -1 लिखेंगे। ये 1 के गुणांक हैं, जिनके गुणांक थे उसी प्रकार से हम उनको लिख लिया। यदि c1 c2 हमारे बाईं तरफ ही होते तो हम -1 लिखते। अब हम यहाँ गुणांक लिखना शुरू करेंगे, तो कहाँ से शुरू करेंगे? हम बीच से शुरू करेंगे। b1 का गुणांक लिखेंगे 1, b2 2, आगे चलेंगे c1 5, c2 8, फिर हम शुरू में आ जाएंगे 2 3 1 2। हमने बीच से ही शुरू किया था और बीच वाले पर ही हमारा समाप्त हो गया। यह ध्यान देने की आवश्यकता है। b1 b2, c1 c2, a1 a2, फिर b1 b2, ये इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे x बटा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान करेंगे ऊपर से स्टार्टिंग से चलेंगे, ऊपर वाली संख्या से इसको गुना करेंगे, 1 8 8, फिर -2 पंजा 10, अगली रकम लिखेंगे तो उसको घटा करके लिखेंगे, बराबर y अपॉन 5 दिया 15 -8 दूनी 16, फिर बराबर अगला हमारा जो चतुष्क है वो ये है। हम 2 को 2 से गुना करेंगे, ऊपर लिखेंगे -1, 2 दूनी 4, -3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे? हम इनको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x बटा 8 जमा 10 घटा माइनस के 2 बचेंगे, बराबर y अपॉन -1 बराबर -1 अपॉन 1, ये बच गया। अब हम x y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। हम जो स्थिर पद है
स्थिरांक, उसके साथ हम इसको तुलना करेंगे y x वाले पद को, तो हम लिखेंगे अब x बटा घटा दो बराबर हो जाएगा -1/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 इसके भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस माइनस है वो कट जाएगा। हमारे पास आ गया x बराबर 2, उधर लेकर के जाएंगे 1 से गुना होगा, 1 दूनी 2। इसी प्रकार हम y का मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों y बटा घटा 1 बराबर घटा 1/1, तो घटा से घटा कट जाएगा। यहां भी हम काट सकते थे क्योंकि तीनों पदों में घटा का निशान है, तो हम घटा से घटा यहीं पर भी काट सकते थे। अब हम 1 को उधर लेकर के जाएंगे, इसके भाग में है, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं y बराबर 1। इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि द्वारा x और y के मान निकाल सकते हैं। बाकी पार्ट्स के लिए अब हम चलते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, हमने इनके गुणांक लिखे। अब गुणांकों की तुलना करेंगे, 3/6 जो कट करके 1/2 हो जाएगा। b1 बटा b2 लिखेंगे, माइनस माइनस से हमने काट दिया, प्लस हो गया, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। ये दोनों बराबर हैं अनुपात, इसलिए हमें c1 बटा c2 भी चेक करना है, वो भी कट करके 1/2 आ गया। तो हम देखते हैं कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, तो समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगले सवाल के लिए, दूसरे सवाल में हमारे पास दिया हुआ है, कहता है a और b के किन मानों के लिए समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों हम दिए गए दोनों समीकरण लिखते हैं। अब इसने ये बता दिया है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और उस स्थिति में a और b के मान निकालने हैं। तो हमने लिखा समीकरणों के अनेक हल हैं, तो इसके लिए स्थिति क्या होती है, तीनों अनुपात बराबर होते हैं, हमने लिख दिया। अब a1 कितना होगा, 2/a2 होगा x का गुणांक जो कि a घटा b है, बराबर b1 हमारा 3 हो जाएगा, b2 a जमा b y का गुणांक दूसरे समीकरण में जो है वो हो जाएगा, c1 हमारा 7, c2 3a जमा b घटा 2, ये हो जाएगा। अब हम a और b के मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले 2 पद लेते हैं, इनको लिखेंगे 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। अब आर पार गुना करते हैं, इनको इधर लेके आएंगे, 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2a जमा 2b बराबर, ये 3 से गुना हो जाएंगे, 3a घटा 3b। अब समीकरण बनाएंगे हम, 3a घटा b को बाईं तरफ लेकर के आएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2a जमा 2b पहले ही था, 3a इधर आएगा, घटा हो जाएगा, 3b जमा हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, -a, क्योंकि यहाँ पर 2a जमा 3a घटा, इसलिए घटा a बचेगा, 2b जमा 3b, ये 5b हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, या हम इसको समीकरण 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, अंतिम 2 पद को तुलनात्मक रूप में लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अब 3/a जमा b बराबर 7/3a जमा b घटा 2। आर पार गुना करते हैं, ये 3 से गुना हो जाएंगे, 9a जमा 3b घटा 3 दूनी 6, ये 7 से गुना हो जाएंगे, 7a जमा 7b। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इधर लेकर के आएंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9a जमा 3b घटा 6, ये पहले ही थे, 7a घटा हो जाएगा, 7b घटा हो जाएगा, बराबर 0, ये बच जाएगा। अब 9a में से 7a गया, 2a 3b जमा 7b घटा, तो कितना बचेगा, 4b बच जाएगा घटा का, 6 हम उधर लेकर के जाएंगे दाईं तरफ, जमा 6 हो जाएगा। पूरा समीकरण हमारा 2 से भाग हो रहा है, तो हम 2 से भाग कर देंगे, तो हम लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर
दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा a, 2 से इसको भाग करेंगे 2b बराबर 3। ये समीकरण 4 बन गया। अब 3 और 4 को हल करके a b के मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं a के गुणांक बराबर हैं। हम वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं, इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम विलोपन विधि से करते हैं। a के गुणांक बराबर हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। हम लिखेंगे 3 में 4 जोड़ने पर, समीकरण को हमेशा ब्रैकेट में लिखें। इनको जोड़ेंगे तो समीकरण 3 हमारे पास है -a प्लस 5b बराबर 0। ये है a माइनस 2b बराबर 3। जोड़ना है, a से a कट जाएगा, 5b में से 2 भी गया, 3 भी बच गया बराबर 3। b का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। b का मान 1 आ गया। b के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में भी रख सकते हैं। यहाँ a माइनस है, वहां से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ रखेंगे तो a का मान और आसानी से हम निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 4 में b बराबर 1 रखने पर, इसमें हमें सुविधा रहेगी a घटा 2 गुना 1 बराबर 3। a घटा 2 बराबर 3, a का मान कितना हो जाएगा? 3 जमा 2 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं इसलिए a का मान 5 हो, b का मान 1 हो, तो इस समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हमारे दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं 3x जमा y बराबर 1, 2x घटा 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये कहता है k का ऐसा मान निकालिए जिसके लिए इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं हो। तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? कब नहीं होता है? जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल हो और c1 बाई c2 इक्वल ना हो। अब हम इनके मान लिखते हैं। a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान हो जाएगा 2k माइनस 1। फिर b1 लिखेंगे कितना आएगा? 1, b2 हो जाएगा k माइनस 1 बराबर नहीं है, c1 1 है और c2 हमारा 2k प्लस 1 है। अब हम प्रथम दो पदों को लेकर के चलते हैं, हम इनकी तुलना करवाएंगे, आर पार गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3k घटा 3, इसको इधर लाएंगे, 1 से गुना होगा 2k घटा 1। k का मान निकालना है तो 2k को बाईं तरफ लेकर के जाएंगे, 3 घटा 3 को दाईं तरफ लेकर के आएंगे। हम 3k में से 2k घटाते हैं, k बच जाएगा घटा 1 जमा 3, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम k का मान बता देंगे। इसके लिए समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल नंबर 3 है। इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। ये कहता है इनको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है? तो प्यारे बच्चों, पहले हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रैखिक समीकरण युग्मों को लिखेंगे। हमने पहला समीकरण युग्म लिखा है, वो है 8x जमा 5y बराबर 9। तो प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, 5y इधर आया माइनस हो गया, 8 गुना था भाग में आ गया, तो इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमने समीकरण नंबर 2 को लिखा। समीकरण नंबर 1 से x के मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3x, x के जगह हम लिख देंगे 9 घटा 5y बटा 8 जमा 2y बराबर 4। अब हम नीचे देखते हैं 8 है, तो दोनों तरफ 8 से गुना कर देंगे, तो ये 8 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 गुना 9 घटा 5y, तो 3 में 27, 3 पंजा 15, क्योंकि 3 दोनों के साथ गुना था इसलिए हो गया, जमा 8 को 2 से गुना करेंगे, 2 8 16, 8 को 4 से गुना करेंगे 32, क्योंकि 8 को दोनों तरफ गुना किया गया है। अब 27 हम दाईं साइड में लेकर के जाएंगे, घटा 15 जमा 16, तो हमारे पास y बच जाएगा। 32 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो कहेंगे समीकरण नंबर 1 में
y बराबर 5 रखने पर अब हम यहाँ y के स्थान पर 5 रख देंगे तो हम प्राप्त करते हैं x का मान हमारे पास घटा 2 आ जाएगा। 5 5 25 हो गया, 9 घटा 25 तो घटा 16 बचेगा बटा 8, ये कट करके घटा 2 आ गया। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हम कह सकते हैं x का मान घटा 2 और y का मान 5। अब हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, तो मैंने लिख दिया वज्र गुणन विधि। तो बच्चों वज्र गुणन विधि में हम दिए गए समीकरण युग्मों के गुणांक लिखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो हमने लिख दिए। अब हम इन गुणांकों के अनुपातों की तुलना करेंगे तो हम पाते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एक अद्वितीय हल है। इस प्रकार हम क्रॉस के निशान लगा करके हम इन गुणांकों को लिखेंगे। हम लिखेंगे x y, यहाँ पर घटा 1 लिखेंगे क्योंकि जो स्थिर पद थे वो हमारे दाईं तरफ दिए हुए थे। यदि ये स्थिर पद हमारे बाईं तरफ ही होते, जैसे ये 9 और 4 हमारे बाईं तरफ होते, तो हम घटा 1 की जगह जमा 1 लिखते, क्योंकि ये गुणांक हैं दाईं साइड में गए तो वो निशान बदल जाता है, माइनस हो गया तो -1 के गुणांक है ये, हम ऐसा लिखेंगे। अब हम यहाँ कैसे लिखते हैं, हम b1 से शुरू करेंगे, b1 b2 का मान लिखेंगे, c1 c2, फिर हम आते हैं a1 a2 b1 b2। प्रथम और अंतिम दोनों एक जैसी हमारे संख्याएं होती हैं। अब हम क्या करेंगे, x बटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20 ऊपर से गुना करते हैं, नीचे वाले गुना को हम घटा देते हैं, 2 निमा 18, फिर बराबर 9 तिया 27, 4 अठा 32, फिर घटा 1 बटा 8 दूनी 16, 3 पंजा 15। इनको हम सोल्व करेंगे तो x बटा 2 y बटा घटा 5 घटा 1 बटा 1। अब हम x का मान निकालना है तो x के मान को स्थिर पद के साथ तुलना करेंगे, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा घटा 2। y का मान निकालना है तो इसको हम c1 बाई c2 जो अनुपात था स्थिर पद उसके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार हम वज्र गुणन विधि से x और y के मान निकाल सकते हैं। मुझे भी प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर दिस।